मेरा बड़ा सौतेला भाई मुझ पर बेइंतहा जुल्म करता था। हर दिन एक नई यातना, हर रात एक नया डर। मारपीट जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने सारी हदें पार कर दी। उस दिन मुझे पता चला कि वह मुझे एक अमीर आदमी को बेचने का सौदा कर चुका है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दिल ने कहा, अगर आज नहीं भागी तो शायद कभी बच नहीं पाऊंगी। मैं जान बचाकर घर से निकली और एक सुनसान अड्डे पर जाकर छिप गई। रात गहरी होती जा रही थी। डर बढ़ता जा रहा था। उसी दौरान वहां एक ट्रक आकर रुका। ट्रक ड्राइवर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने धीमी आवाज में कहा, डरने की जरूरत नहीं, मेरे ट्रक में छिप जाओ। थकी हुई, टूटी हुई और हालात से हारी हुई, मैं ट्रक में जाकर लेट गई। मुझे क्या पता था कि जिसे मैं अपनी राहत समझ रही हूं, वही रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाली है। क्योंकि जैसे ही रात आगे बढ़ी, ट्रक के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। मेरा नाम सुनीता है और मैंने जिस माहौल में आंखें खोलीं, वह मानवीय व्यवहारों की कड़वाहट और जहर से भरा हुआ माहौल था। मेरा पिता हरीश मेरी मां लक्ष्मी के साथ बहुत जुल्म किया करता था और मेरी दादी और बुआएं भी इस मामले में पूरा पूरा किरदार अदा करती थीं। दादाजी का स्वर्गवास हो चुका था। न जाने मेरे पिता को मेरी मां पर किस चीज का गुस्सा था कि छोटी से छोटी बात पर वह मेरी मां को बुरी तरह से शारीरिक प्रताड़ना का निशाना बनाता था। और यह सब देखकर मैं बचपन से ही गंभीर किस्म की मनोवैज्ञानिक समस्या का शिकार हो चुकी थी। मुझे हर पुरुष को देखकर डर लगता था और मुझे रोने पर भी पिता और दादी की तरफ से मार पिटाई का सामना करना पड़ता था। बच्ची होने के बावजूद भी मुझे रोने की अनुमति नहीं थी और मैं ऐसे ही घुट घुट कर अपनी आंखों के सामने अपनी मां को पिटते हुए देखती रहती थी। मैं 4 साल की थी और मुझे याद है कि मेरी मां उस समय गर्भवती थी। इसके बावजूद भी मेरा पिता मेरी मां को मारने से बाज नहीं आता था। कुछ महीनों बाद मेरी मां ने मेरे खूबसूरत से भाई को जन्म दिया। भाई को देखकर मेरे ससुराल वाले, दादी आदि बहुत खुश हुए और अब मेरे पिता की तरफ से भी मेरी मां पर जुल्म और सितम का सिलसिला बहुत कम हो गया था। लेकिन अब भी वह कभी कभी मेरी मां को मारने से बाज नहीं आता था। खानदान का वारिस देने की खुशी में अब मेरी दादी और मेरी बुआओं ने भी मेरी मां पर जुल्म थोड़ा कम कर दिया था। जब मेरा भाई 6 साल का हुआ तो उस समय मैं लगभग 10.5 साल की हो चुकी थी। न जाने वह कौन सा अशुभ दिन था जब मेरी मां से बर्तन धोते हुए कांच का कोई बर्तन टूट गया, जिस पर मेरी दादी ने शोर मचा दिया और मेरी मां को मारने लगी। आवाजें सुनकर मेरा पिता भी आया और मेरी मां को बुरी तरह से मारने पीटने लगा। मेरी मां के पूरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए थे और उसके सिर से भी खून बह रहा था। मार खाते खाते मां ने जीवन में पहली बार पिता को अपनी सफाई देने की कोशिश की तो इस पर मेरा पिता और भी ज्यादा आग बबूला हो गया। मेरी दादी ने भी अपने बेटे को उकसाया और दादी के कहने पर उसी वक्त खड़े पैर मेरे पिता ने मेरी मां को त्याग दिया और अपने घर से निकल जाने का हुक्म दिया। मेरी मां पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन मेरे पिता को जरा सा भी रहम नहीं आया। जब मेरी मां अपने कुछ कपड़े उठाकर हम दोनों भाई बहनों को लेकर घर से जाने लगी, तो मेरी दादी ने मेरे छोटे भाई आकाश को गोद में उठा लिया और कहने लगी कि ये हमारे खानदान का वारिस है, तुम अपनी बेटी को ले जाओ, हम अपने बेटे को कहीं नहीं जाने देंगे। यह एक और जुल्म था जो एक मां पर किया जा रहा था कि उससे उसकी संतान भी छीनी जा रही थी। मां के वास्तों और मिन्नत के बावजूद उन इंसान रूपी दरिंदों पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। यह सब देखकर मेरा भाई, जो उस समय 6 साल का था, बुरी तरह से रो रहा था और कह रहा था कि मैंने मां के साथ जाना है। लेकिन मेरे पिता ने उसे भी थप्पड़ मारकर चुप करवा दिया और मेरी दादी मेरे भाई को जबरदस्ती गोद में लिए अंदर चली गई। इसके बाद मेरे पिता ने मेरी मां और मुझे धक्के मार मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी मां बहुत देर तक दरवाजे के बाहर बैठी मुझे अपने सीने से लगाए बिलक बिलक कर रोती रही। मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो चुके थे। उनकी तसल्लियां और दिलासे जारी थे। लेकिन मेरी मां का तो संसार लुट चुका था। मोहल्ले वाले मेरे पिता को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन उन जाहिलों पर इस चीज का क्या असर हो सकता था।
बहुत देर तक वहां बैठे रहने के बाद मेरी माँ अपना सामान और मुझे लिए अपनी माँ के घर की तरफ चल पड़ी। मैं जीवन में पहली बार अपनी नानी से मिलने जा रही थी, क्योंकि मेरी माँ को अपने मायके वालों से मिलने की भी अनुमति नहीं थी। हालांकि वे उसी शहर में रहते थे। जब मेरी माँ घर पहुंची तो घर में भी जैसे भूकंप आ गया। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि बेटा पैदा होने के बाद भी मेरा पिता मेरी माँ को त्याग सकता है और फिर बेटे को भी छीन सकता है। मेरे दो ही मामा थे और दोनों उस समय शादीशुदा थे। नाना जी का देहांत हो चुका था और नानी ही जीवित थीं और वे बेटों के रहमो करम पर थीं। उन्होंने अपने बेटों की मिन्नत समाजत करके अपनी बेटी को घर में रहने की अनुमति तो दिलवा दी, लेकिन मेरी दोनों मामियां और मामा मेरी मां से सख्त नाखुश थे। यहां तक कि मेरे दोनों मामा मेरी मां पर ही आरोप लगा रहे थे कि उसने अपना घर नहीं बसाया और जरूर उसी का ही कसूर होगा जो उस व्यक्ति ने उसे निकाल दिया। घर वालों के ये व्यवहार भी मेरी मां को अंदर से तोड़ रहे थे, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। जब पति ने छोड़ दिया हो तो उसके बाद भाइयों से क्या उम्मीद रखी जा सकती थी, और जब भाई ऐसे हों तो फिर उनकी पत्नियां कैसे जुल्म का कोई भी मौका हाथ से जाने दे सकती थीं। वहां पर रहने के बदले मेरी मां को घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं चूंकि 10 साल की हो चुकी थी, इसलिए हर काम में मुझे भी घसीटा जाता था और सारा दिन मुझसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। नानी मजबूर थी और वे कुछ कर नहीं सकती थी। मैं उस समय स्कूल जाया करती थी, लेकिन नानी के घर आने के बाद मामा ने मेरी शिक्षा का खर्च उठाने से इनकार कर दिया। मेरी माँ ने घरों में काम करना चाहा, लेकिन यह भी मेरे मामा के स्वाभिमान को मंजूर न हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहन को नहीं संभाल सकते। वे बहन को संभालने से भी इनकार कर रहे थे और लोगों से यह सुनना भी नहीं चाहते थे। पाखंड ही पाखंड था और हमें इस पाखंड की भेंट चढ़ाया जा रहा था। मन मारकर मेरी माँ ने मुझे पहले तो कुछ समय घर बिठाए रखा, लेकिन फिर मेरी नानी ने मिन्नत समाजत करके मुझे सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खर्चे के नाम पर मिलने वाले चंद रुपयों को जोड़ जोड़कर मेरी स्कूल की फीस भरने लगी। मेरी नानी ने जाकर स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की कि मुझे यूनिफॉर्म और किताबों की कमी के कारण तंग न किया जाए। मैं उस समय 5वीं कक्षा में थी। इस तरह रोते घिसटते पढ़ते हुए मुझे 3 साल और बीत गए और मैं 8वीं कक्षा में आ गई। मैं अब 13 साल की हो चुकी थी कि एक दिन मेरी नानी भी हमें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। नानी के जाते ही मेरी माँ का अस्तित्व तो अब घर में बिल्कुल ही बेकार हो चुका था। सारा दिन गधों की तरह मेरी माँ घर के काम करती रहती और मेरी मामियाँ मेरी माँ पर हाथ उठाने से भी नहीं चूकती थीं। अब तो मेरे मामा भी अपनी बहन पर हाथ उठाने लगे थे और मुझे भी जरा जरा सी बात पर मार पिटाई का निशाना बनना पड़ता था। मेरी मामियां अब घर में हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी और इस तरह एक दिन मेरे मामा ने जबरदस्ती मेरी माँ की शादी एक विधुर व्यक्ति से करवा दी, जिसका नाम अशोक था और उसका पहले से ही मुझसे भी बड़ा एक बेटा था, जिसका नाम विक्रम था। माँ इस सारी स्थिति में कुछ नहीं कर सकती थी और इस तरह वह मुझ लिए अपने नए पति के पास आ गई। मेरे सौतेले पिता बहुत अच्छे थे और उन्होंने हमसे किसी किस्म का कोई भी भेदभाव नहीं रखा। विशेष रूप से उन्होंने मुझे बेटियों वाला प्यार दिया। चूंकि उनका बस एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था, उसे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह सारा दिन आवारागर्दी ही किया करता था। मेरे पिता ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सरकारी स्कूल से हटाकर एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं तो देख देख कर हैरान होती थी कि कहाँ मेरा अपना सगा पिता मेरी कद्र ही नहीं करता था और मेरी माँ को भी मारता पीटता रहता था, और मेरे सौतेले पिता तो मेरी माँ को रानियों की तरह रखते थे और मुझे भी राजकुमारी समझते थे। इस दुनिया में इंसानों के कितने रंग होते हैं, यह सब मैं धीरे धीरे जान रही थी। अब तक मैंने रिश्तों की अनादरता ही देखी थी और पहली बार किसी घर में स्त्री का सम्मान होते हुए देख रही थी। मेरे सौतेले पिता की कृपा से मैं दिल लगाकर पढ़ रही थी और उस समय स्नातक कर रही थी जब मेरे जीवन में एक और दुर्घटना हुई। मेरे इस सौतेले भाई विक्रम ने कभी भी हम दोनों माँ बेटी को दिल से स्वीकार नहीं किया था, लेकिन वह अपने पिता के कारण चुप रहता था।
हमें देखकर नाक भौं सिकोड़ना और हमसे बात न करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता ने उसे कई बार इस बात पर मारा पीटा भी था, लेकिन चूंकि वह जवान था तो उस पर इस चीज का कोई असर नहीं होता था। मैं उस समय 21 साल की थी और मेरा ग्रेजुएशन का दूसरा साल चल रहा था जब एक दिन मेरी माँ और पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। वे मोटरसाइकिल पर बाजार जा रहे थे कि एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी और मोटरसाइकिल बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़ी एक ट्रॉली से जा टकराई। मेरी माँ और पिता दोनों का मौके पर ही निधन हो गया। अब मेरे सिर पर मेरे सौतेले भाई के अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब जीवन मेरे साथ क्या सलूक करने वाला है। पिता की मृत्यु के बाद मेरा बड़ा भाई, जो उस समय लगभग 25 साल का था, उसने मुझे मारना भी शुरू कर दिया और गालियां भी देने लगा। मैं खामोशी से सब कुछ सहती रही, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वह हम माँ बेटी को अपने घर पर आने वाले इस हादसे का जिम्मेदार समझता था और मुझे मनहूस कहा करता था। मेरी तो जीवन में पहले भी कोई कद्र नहीं थी, लेकिन मेरे सौतेले पिता ने मुझे राजकुमारी बनाकर रखा था और अब मेरे भाई ने एकदम से मुझे आसमान से उतारकर जमीन पर पटक दिया था। मैं तो उसे अपना भाई ही समझती थी, भले ही वह सौतेला था, लेकिन उसने मुझे कभी भी अपनी बहन स्वीकार नहीं किया था। पिता की मृत्यु के बाद मेरे सौतेले पिता की वह छोटी सी किराने की दुकान मेरे भाई के कब्जे में आ गई, जिसने सारी जिंदगी कोई काम ही नहीं किया था। अब चूंकि सिर पर रोकने टोकने वाला पिता मौजूद नहीं था, तो वह धीरे धीरे बुरी संगत का शिकार होता चला गया और एक ही साल में जुए जैसी लत में पड़कर उसने वह पूरी दुकान बर्बाद कर दी। यहां तक कि वह घर भी बेचना पड़ा। अब हम उसी घर में, जो मेरे सौतेले पिता की मिल्कियत था, बतौर किराएदार रह रहे थे। लेकिन मेरे भाई ने इस सब से कोई सबक नहीं सीखा था और उसके जुए का सिलसिला बराबर जारी था। घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि अब कई कई दिन खाने पीने को भी कुछ नहीं मिलता था। मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी और अब मुझे अपने परिणाम का इंतजार था। घर के हालात से मजबूर होकर मैंने भाई से नौकरी करने की अनुमति मांगी तो उसने मुझे अनुमति तो दे दी, लेकिन मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। मैं एक स्कूल में बतौर शिक्षिका भर्ती हो गई। वहां पर मेरी तनख्वाह तो अच्छी थी, लेकिन मुझे डर था कि मेरी तनख्वाह को भी मेरा भाई जुए की लत में उड़ा देगा। अभी तक ये मेरा डर ही था और यह डर बेवजह भी नहीं था। जो मैं सोच रही थी वैसा ही हुआ और जब मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली तो वे सारे पैसे मुझसे मेरे भाई ने छीन लिए। बल्कि वह उन पैसों को देखकर भी गुस्से में आ गया और कहने लगा कि पूरे महीने की मेहनत के बदले इतने कम पैसे क्यों लाई हो। मैं उसे भला क्या कहती, जो बिल्कुल ही संवेदनहीन और निर्लज्ज हो चुका था और उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए मैं खामोश रही। जब मेरे पूरे महीने की मेहनत मेरे भाई ने छीन ली, तो मैंने साथ ही साथ ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। अब ट्यूशन वाले बच्चों को मैंने कह दिया था कि वे मुझे घर में फीस न दें। मैंने उन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता से बात की और उन्हें अपनी फीस के बदले घर का थोड़ा बहुत राशन देने का कह दिया, ताकि मेरे घर का सिलसिला चलता रहे। तनख्वाह का भी मैंने ये हिसाब रखा कि अगले महीने से मैंने आधी तनख्वाह एक कमिटी बीसी में देना शुरू कर दी और आधी तनख्वाह ही घर लाने लगी। मैंने भाई को नहीं बताया था कि मैंने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है। उसे बस इतना ही कहा था कि स्कूल वालों ने आर्थिक मामलों की वजह से तनख्वाह कम कर दी है। इस पर मेरे भाई को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मुफ्त के हाथ आते पैसे उसे बुरे नहीं लग रहे थे। मैंने बैंक में अपना खाता खुलवा लिया था और 2-3 कमिटियों के पैसे जो मुझे मिले थे, अब वे वहां पर जमा हो रहे थे। मैं जानती थी कि मेरे भाई से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपने लिए जो कुछ भी करना था, अपने ही दम पर करना था। मुझे नौकरी करते हुए 3 साल हो चुके थे और ट्यूशन की मदद से आने वाले राशन की वजह से घर का खाना पीना चल रहा था। बचे कुचे पैसों से मैं घर का किराया भी दे दिया करती थी। मेरा भाई बिल्कुल ही निर्लज्जता से अपनी ही बहन की कमाई पर पल रहा था और उसकी कमाई को भी जुए में उड़ा रहा था।
यह सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि मेरे भाई के सिर पर बहुत सारा कर्ज चढ़ता चला गया। मैं उसे अपना भाई ही मानती थी और उसका ख्याल भी रखती थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे गाली के बिना बात ही नहीं करता था। मेरी भी मजबूरी थी, क्योंकि अब इस भरी पूरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था जो मेरे सिर पर हाथ रखता। कर्ज की वजह से भाई अब ज्यादातर घर में ही रहने लगा और उसे जुआ खेलने के लिए पैसे नहीं मिलते थे। मेरे हर महीने आने वाले थोड़े बहुत पैसे कर्जों के भुगतान में ही चले जाते थे। फिर भी भाई इधर उधर से कर्ज पकड़कर जुआ खेलता रहता था। घर में रहने की वजह से अब वह मुझे कई बार शारीरिक प्रताड़ना का निशाना भी बना चुका था। अंत में एक दिन सारी सीमाएं पार हो गईं, जब जुआ खाने के गुंडे अपना कर्ज वसूल करने के लिए घर के दरवाजे पर आ पहुंचे। जब भाई ने उनसे मोहलत मांगी, तो वे भाई को मारते पीटते अंदर घुस आए और उनकी नजर मुझ पर भी पड़ गई। उन्होंने मुझे भी बालों से पकड़ लिया और भाई से कहने लगे, अगर कर्ज नहीं दे सकता तो फिर अपनी बहन हमारे हवाले कर दे। मैं बेशक उसकी सौतेली बहन ही थी, लेकिन यह बात सुनकर भाई को गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने लगा। उन्होंने भाई को धमकी दी कि अगर तुमने 1 महीने में पैसे वापस न किए तो हम तुम्हारी बहन को उठाकर ले जाएंगे और तुम्हें भी गोली मार देंगे। ये कहकर वे लोग चले गए। पहली बार मैंने भाई के ऊपर गुजरने वाली मुसीबत का अंदाजा किया और मेरे अंदर की बहन की ममता जाग उठी और मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मैंने भाई से पूछा कि कर्ज की राशि कितनी है। तो पहले तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे गालियां देने लगा। फिर एकदम से थक हार कर जमीन पर बैठ गया। वह मुझसे नफरत तो करता था, लेकिन जानता था कि मैं उसकी जिम्मेदारी हूं। बेशक वह अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहा था। भाई कहने लगा कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, तुम इतने पैसे नहीं ला पाओगी। मैंने फिर भी जिद करते हुए भाई से पूछा कि नहीं, तुम मुझे बताओ कर्ज की राशि कितनी है। मैं कोशिश करूंगी कहीं से पैसे लेकर तुम्हें दे दूं। मैं जानबूझकर भाई को अपने बैंक खाते और कमिटियों के जमा होने वाले पैसों का नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि फिर वे सारे पैसे ही भाई ले उड़ता। फिर भी भाई से यह कहना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। भाई ने मुझे बताया कि कर्ज की राशि 5 लाख है। उस समय मेरे खाते में लगभग 12 लाख की राशि मौजूद थी, जो मैंने अपने भविष्य के लिए जमा की थी और प्राइवेट मास्टर्स के परीक्षा की तैयारी भी कर रही थी। मैंने भाई से कहा कि भाई, अगर तुम वादा करो कि आइंदा जुआ नहीं खेलोगे, तो मैं तुम्हारा यह कर्ज चुकाने की कोशिश कर सकती हूँ। भाई एकदम से मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फिर एकदम उसे गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम कोई गलत काम करने का तो नहीं सोच रही। मैंने भाई से कहा कि ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, आप चाहें तो मेरे साथ चलिएगा। वह कहने लगा कि नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास मत खोना। पैसे मिलने की बात सुनकर वह मुझसे नरमी से बात कर रहा था। मैंने उसे दोबारा वादा करने को कहा, तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर वादा कर लिया कि अगर मैं उसका कर्ज चुकता कर दूं, तो वह दोबारा जुआ नहीं खेलेगा और कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेगा। मैं ये भूल गई थी कि गलत कामों में पड़े हुए लोगों के वादों का भी कोई भरोसा नहीं होता और वे मौका मिलते ही अपने वादे तोड़ने की कोशिश करते हैं। भाई के मोह में अंधी होकर मैंने जानबूझकर 10-15 दिन बाद उसे पैसे लाने का कहा, क्योंकि अगर मैं तुरंत पैसों का इंतजाम कर देती तो इससे मुझ पर शक हो सकता था। फिर भी मैं नहीं जानती थी कि मैं कितनी बड़ी गलती करने वाली हूं। अंत में 16वें दिन मैंने भाई को 5 लाख रुपये लाकर दे दिए और कहा कि यह कर्ज की राशि है, जो हर महीने किस्तों के लिहाज से वापस भी करनी है। भाई तो पैसे देखकर पागल ही हो गया था। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी और फौरन सारे पैसे उठाकर घर से बाहर निकल गया। उस रात वह बहुत देर से घर वापस आया और वह उस समय मुझे नशे में भी लग रहा था। पहली बार भाई नशे की हालत में घर आया था। मैंने गुस्सा करते हुए भाई से कहा कि भाई, तुमने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। भाई हंसने लगा कि बस बस यह आखिरी दिन था, आज के बाद मैं यह सब काम छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि मैं भाई से पूछूं कि कर्ज की राशि कितनी थी, क्योंकि उस समय वह नशे में था। हो सकता है कि भाई ने भी मुझसे झूठ बोला हो।
मैंने यूं ही चलते चलते भाई से पूछ लिया कि कर्ज कितना था। तो वह कहने लगा कि कर्ज तो 4 लाख का था और वह मैंने चुका दिया है। 1 लाख का मैंने दांव खेला है, जिसमें मैं ज्यादातर पैसे तो हार गया हूं और अब मेरे पास 10,000 बचे हैं। ये सुनकर मेरे तो गुस्से की सीमा ही नहीं रही। मैं गुस्से से उठकर भाई पर चीखने चिल्लाने लगी कि तुमने मेरी इतनी मेहनत से जमा किए हुए पैसे खर्च कर दिए। अब मैं कर्ज देने वालों को क्या जवाब दूंगी और हम कर्ज कैसे वापस करेंगे? मेरे गुस्सा करने और चीखने चिल्लाने पर भाई, जो पहले ही नशे की हालत में था, वह उठ खड़ा हुआ और मुझे बालों से पकड़कर मारने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। तुम चुप करके अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तुम नौकरी कर रही हो और कर्ज भी तुमने ही लिया है, तो तुम अपनी तनख्वाह के पैसों से ये कर्ज चुका देना। मैंने मार खाते हुए भाई से कहा कि वे पैसे भी तुम छीन लेते हो। ये सुनकर भाई ने मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और कहने लगा, मुझसे ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। उस दिन भाई ने नशे की हालत में मुझे बहुत मारा, यहां तक कि वह मुझे मारते मारते खुद ही थक गया और फिर चारपाई पर पड़कर सो गया। मुझे दिख रहा था कि मेरे जमाशुदा पैसों में से एक बड़ी राशि भाई उड़ा चुका था, लेकिन यह भी गनीमत थी कि मेरी इज्जत सुरक्षित थी, वरना उन गुंडों से कुछ दूर नहीं था कि वे अपने पैसे वापस हासिल करने के लिए मेरी इज्जत पर भी हाथ डाल देते। यह सब कुछ अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था, लेकिन मैं अब कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। सुबह जब भाई उठा तो उस समय वह नशे के चंगुल से निकल चुका था। उसने मुझे देखा तो उसे रात की सारी बात याद आ गई। मेरे पूरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से दुख रहा था, यहां तक कि मेरी कलाइयों पर भी नील के निशान थे। भाई की आंखों में थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी झलकी, तो मैंने मौका जानते हुए रोते हुए भाई से कहा कि भाई, ईश्वर का वास्ता है, तुम जुआ छोड़ दो, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। भाई खामोश रहा और चुपचाप उठकर बाहर निकल गया। उस दिन वह जल्दी ही घर वापस आया और आकर थका हारा बिस्तर पर लेट गया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, तो वह कहने लगा कुछ नहीं। मैंने पूछा कि मुझे बताओ तो सही, तो वह कहने लगा कि मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा, सब मुझे जुआरी समझते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं। और वह कहने लगा कि तू खड़ी क्या देख रही है, मुझे खाना दे। उसके बदले हुए लहजे से मैं सहम गई और चुप करके भाई को खाना लाकर दे दिया। मैं समझ चुकी थी कि भाई जुए के चंगुल से कभी भी नहीं निकल सकता। अगले महीने से मैंने अपनी पूरी तनख्वाह ही कमिटियों में देना शुरू कर दी, ताकि मैं अपना नुकसान पूरा कर सकूं और कुछ इतने पैसे जोड़ सकूं कि अपनी अच्छी शिक्षा के बाद किसी अच्छी जगह पर नौकरी शुरू करूं। भाई ने दोबारा जुए का वह सिलसिला शुरू कर दिया था। अब भाई की उम्र 28 साल हो चुकी थी और मैं 24 साल की हो गई थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो गया था और अब मेरे खाते में अच्छी खासी राशि भी मौजूद थी। एक बार फिर जुए के सिलसिले की वजह से 1 साल में ही भाई पर दोबारा 5 लाख का कर्ज हो गया और वे गुंडे फिर से घर में आ धमके। अब तो उन्हें रास्ता मिल गया था कि अगर वे इस व्यक्ति की बहन की इज्जत पर हाथ डालेंगे तो उन्हें उनके पैसे दोबारा से मिल जाएंगे। उन्होंने फिर से मुझे मारते हुए भाई को धमकाया कि अगर तुमने पैसे 1 महीने में दोबारा न दिए तो फिर हम तुम्हारी बहन को तुम्हारे सामने ही बेइज्जत करेंगे। यह कहकर वे फिर से चले गए। मैंने भाई की तरफ शिकायती नजरों से देखा तो अब की बार उसका सिर भी झुका हुआ था। मैंने कहा कि भाई, अभी तो पिछला कर्ज मैं नहीं उतार सकी, अब तो मैं तुम्हें कहीं से कर्ज भी नहीं लाकर दे सकती। लेकिन भाई ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहा था और मुझे उसकी नजरों से डर लग रहा था। कुछ देर बाद भाई उठकर बाहर निकल गया। इस बार उसने मुझसे कर्ज की कोई बात नहीं की थी। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाने के बाद और भाई का खाना तैयार करके रखने के बाद थकी हारी सो रही थी और उस समय आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी और भाई घर नहीं आया था। यह भाई का रोज का नियम था। मैं उसका खाना तैयार करके रख देती थी, वह कभी खा लेता था और कभी मुझे ऐसे ही खाना पड़ा हुआ मिलता था। तभी मुझे कुछ कानाफूसी की आवाजें सुनाई दी। मैं हैरान हुई कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं।
तभी मुझे मालूम हुआ कि मेरे कमरे की लाइट जल रही है और मेरे कमरे के दरवाजे पर दो लोग खड़े हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है। मैं बहुत डर गई थी और सोने का नाटक करते हुए उनकी बातें सुनने लगी। भाई उस व्यक्ति को कह रहा था कि देख लो, यही है वह लड़की। ये कहकर उसने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखा तो वह निहायत ही भूखी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। इसके बाद भाई ने लाइट बंद कर दी और वे दोनों घर से बाहर निकल गए। मैं दबे कदमों उठी और घर के दरवाजे तक आई तो वे दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े बातें कर रहे थे। उस व्यक्ति ने भाई से वादा किया कि मैं तुम्हें 15 लाख दूंगा, बस तुम किसी दिन इस तरह अपनी बहन को कोई नशा देकर बेहोश कर दो और इसे यहां से ले जाना मेरा काम होगा। यह सुनकर मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई कि कल तक मेरी इज्जत के लिए उन गुंडों से लड़ने वाला भाई आज मुझे ही बेचकर पैसे कमाना चाह रहा है। मेरे पूरे अस्तित्व में नफरत की चिंगारियां भड़क उठीं, लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमजोर और स्त्री हूं और कुछ नहीं कर सकती। भाई उस व्यक्ति से कह रहा था कि ठीक है, तुम कल ही आ जाओ, इसको तो बेहोश करना कोई समस्या ही नहीं है, मैं तो इसे मार पीट कर भी बेहोश कर दूंगा। मैं समझ गई कि अब मेरी इज्जत की कोई खैर नहीं। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया और भाई भी वापस आकर लेट गया। मैं इससे पहले ही अपने कमरे में जा चुकी थी। मेरी पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलते हुए गुजरी। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो मैंने मिन्नत समाजत करके जितने पैसे अब तक कमिटियों के मद में जमा करवाए थे, वे कमिटियां निकलने से पहले ही वापस ले लिए और जुर्माने के तौर पर उसमें कुछ राशि भी अदा कर दी। वे सारे पैसे मैंने अपने बैंक खाते में जमा करवा दिए। अब मैं इस घर से भागना चाहती थी जहां पर मेरी इज्जत और जीवन की बोली लग रही थी। घर जाते हुए रास्ते में मैं एक मेडिकल स्टोर पर रुकी और वहां से अपनी योजना को पूरा करने के लिए कुछ चीजें भी लीं। घर वापस आई तो भाई घर में ही बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। आज उसका लहजा सामान्य से कहीं ज्यादा नरम था और मुझसे सामान्य ही बात कर रहा था। मैं जानती थी कि यह सब कुछ दिखावा है। भाई कहने लगा कि तुम खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध जलेबी लेकर आता हूं। ये जीवन में पहली बार था कि भाई ने मुझे बाहर से कुछ लाकर देने का कहा। मैं सब समझ रही थी, लेकिन भाई को शक में डालना भी उचित नहीं था। मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम ले आओ, मैं इतनी देर में खाना तैयार करके लगाती हूं, फिर बैठकर खाना खाते हैं। मैंने उस दिन आलू गोश्त का सालन सब्जी बनाया क्योंकि वो भाई को बहुत पसंद था और भाई के लिए सब्जी भी अलग निकाल दी। कुछ देर बाद भाई भी घर आ गया। उसके हाथ में दूध जलेबी के 2 पैकेट थे। उसने एक पैकेट अपने पास रखा और दूसरा मुझे देकर कहने लगा कि जाओ इसे निकाल लाओ, खाने के बाद खाएंगे। मैं समझ गई कि इस दूध जलेबी में लाजमी तौर पर नशे की दवा होगी, लेकिन मैंने इस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और मैं उसे निकाल लाई। फिर हमने खाना खाया और खाना खाने के फौरन बाद ही भाई आगे पीछे होकर झूमने लगा। यूं लग रहा था जैसे वह भारी नशे की हालत में हो। यूं ही सिर चकराते हुए वह अपने सिर को थामकर जमीन पर गिर गया और कहने लगा कि ये मुझे क्या हो रहा है। दरअसल भाई की सब्जी की कटोरी में मैंने एक नशीली गोली पीसकर मिला दी थी, जिसका नशा बहुत ही तेज था। मैं नहीं चाहती थी कि जब मैं घर से भागूं तो भाई मेरा पीछा करे। मैं उसकी तरफ ऐसे ही देख रही थी और वह भी अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम जहां भी भाग जाओ मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह सुनकर मैं डर रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि अब कुछ देर बाद ही वह व्यक्ति भी मुझे अपहरण करने के लिए आ जाएगा, जिससे भाई ने मेरा सौदा किया है। मैं खामोश खड़ी रही और भाई यूं ही अनाप शनाप बकता हुआ बेहोश हो गया। उसके बेहोश होने के बाद मैंने जल्दी से अपनी चीजें समेट लीं और अपना बुर्का चादर पहनकर उसके ऊपर एक बड़ी सी शाल ले ली। अपने आप को अच्छी तरह समेटकर मैं बाहर आ गई। उस समय तक मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं यहां से फरार होकर कैसे जाऊंगी। बस मैं ईश्वर के भरोसे पर ही घर से बाहर निकल खड़ी हुई थी। घर से बाहर निकलकर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जाने लगी। मेरा इरादा था कि मैं अब इस शहर से निकलकर किसी बड़े शहर में चली जाऊं
ताकि मुझे भाई आसानी से न ढूंढ सके। बड़े शहरों में गर्ल्स हॉस्टल में मुझे रिहाइश भी मिल सकती थी। अब तो मेरे पास शिक्षा भी थी। मेरा मास्टर्स पूरा हो चुका था और मेरे बैंक खाते में भी काफी राशि मौजूद थी, जिससे मैं अकेली भी काफी समय तक अपना गुजारा कर सकती थी। मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और साथ ही आवाज आई कि लड़की रुक जाओ और हमारे साथ चलो, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ये सुनते ही मैंने वहां से दौड़ लगा दी और आसपास की तंग गलियों में घुस गई। मेरे पास मेरी सारी शैक्षिक डिग्रियां और बैंक के दस्तावेज मौजूद थे और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस हालत में किसी के भी हाथ लगूं। इन तंग सी गलियों में दौड़ते हुए मैं न जाने कब और कहां से होते हुए एक बड़े रोड पर निकल गई। मेरे पीछे भागते हुए लोगों की आवाजें मुझे अभी भी सुनाई दे रही थीं, क्योंकि सर्दियों के दिनों की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था और मैं जानती थी कि अभी तक वे मुझे देख नहीं पाए हैं, क्योंकि मैं तंग गलियों में घुस गई थी। तभी मुझे उस बड़े रोड के दूसरी तरफ एक छोटा सा पूजा स्थल दिखाई दिया। उसके साथ एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था। मैं तेजी से एक लंबा चक्कर काटकर उस ढाबे के पीछे चली गई। तभी मैंने उन लोगों को ढाबे में दाखिल होते हुए देखा। वे संख्या में कुछ 6-7 लोग थे और उनके हाथ में पिस्तौल भी थी। वे शिकारी कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रहे थे। मैं ढाबे की पिछली दीवार से सब कुछ देख रही थी। यह सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी मुझे पूजा स्थल का ख्याल आया और मैं वहां से उसके पिछले हिस्से में चली गई। उसकी दीवारें नीची थीं, इसलिए मैं अंदर दाखिल होकर वहां पर रखे हुए लकड़ी के एक बड़े से तख्त के नीचे घुस गई और वहां छुपकर बैठ गई। मैं सांस भी धीरे धीरे ले रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहां से नाकाम होकर वे लोग यहां भी देखने जरूर आएंगे। और वही हुआ। वे लोग वहां भी आ गए। कुछ देर बाद वे लोग वहां से नाकाम होकर वापस चले गए। जब मैं वहां से निकलने का इरादा कर रही थी तो उसके दरवाजे के सामने एक ट्रक आकर रुका और मैं डर के मारे फिर दुबक गई। उस ट्रक में से बस एक आदमी ही नीचे उतरा। हुलिये से वह कोई ड्राइवर ही लग रहा था। वह साफ सुथरा और लंबे कद का सुंदर व्यक्ति था। मैं भी लगभग ऐसी ही थी। ईश्वर ने मुझे सुंदरता भी दी थी और मेरा कद भी लंबा था। लेकिन इस समय इन चीजों पर गौर करने का समय ही किसके पास था। वह ट्रक ड्राइवर हुलिये से बहुत ही शरीफ आदमी लग रहा था और आम ट्रक ड्राइवरों की तरह उसके हुलिये में कोई भी बुरी बात नहीं थी। अंदर आकर उस व्यक्ति ने अपने जूते आदि और जैकेट उतारी और हाथ मुंह धोने की तरफ चला गया। मैं दीवारों की आड़ लेती हुई बाहर निकल गई। तभी मेरी नजर उसके ट्रक पर पड़ी जिसमें वह आया था। उस पर उसी बड़े शहर का नाम लिखा हुआ था जहां जाने का मेरा प्रोग्राम था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। इसके बाद मैं चुपके से ट्रक में चढ़ी और उसके कागजात का जायजा लिया तो मुझे मालूम हुआ कि यह ट्रक वास्तव में उसी बड़े शहर में जा रहा है जहां पर मैं जाना चाहती हूं। तभी मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे ढूंढने में नाकाम होकर वे लोग वापस बस अड्डों पर बैठ जाएंगे, इसीलिए मुझे वहां भी खतरा होगा। अलबत्ता ट्रकों को कोई भी चेक नहीं करेगा और इस ट्रक में बड़े आराम से उस बड़े शहर तक जा सकती थी। लेकिन समस्या यह थी कि यह ड्राइवर तो मुझे किसी भी सूरत में ट्रक में सवार न करता। मैं मायूस हो रही थी कि तभी ड्राइवर की सीट के पीछे बने हुए एक छोटे से केबिन पर मेरी नजर पड़ी। वहां पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं समझ गई कि यह ट्रक ड्राइवर के लिए रास्ते में आराम करने की खातिर बनाया गया है। मैं उसमें दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उसकी पिछली दीवार पर एक और छोटा सा दरवाजा बना हुआ है। मैंने उसे खोला तो देखा कि यह ट्रक का पिछला हिस्सा है जहां पर सामान लोड किया जाता है। वहां कपड़ों के बड़े बड़े बंडल थे और उनके बीच में थोड़ी बहुत जगह भी मौजूद थी। मैंने कुछ ही पलों में फैसला किया और उधर घुस गई, क्योंकि अगर मैं केबिन में ही रहती तो ट्रक ड्राइवर वहां से पीछे झांक कर मुझे देख सकता था। मैंने दरवाजे को बस उतना सा ही बंद किया कि जहां से सांस लेने के लिए हवा आती रहे और अपने बैग से एक पेन निकालकर दरवाजे की झिड़ी में फंसा दिया ताकि झटके से दरवाजा बंद न हो। मुझे अभी वहां पर दुबक कर बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वह ट्रक ड्राइवर अंदर आ गया
और ट्रक को स्टार्ट करके उसने सफर शुरू करने की प्रार्थना पढ़ी। अपनी हरकतों से तो वह व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और शरीफ आदमी लग रहा था। फिर उसने अपनी जेब से बटुआ निकाला और पीछे केबिन में फेंक दिया। मेरा दिल तो चाहा कि मैं उसका बटुआ उठाकर देखूं कि इस व्यक्ति की जानकारी क्या है और यह कहां से आया है। लेकिन मेरी हिम्मत न पड़ी कि कहीं मैं पकड़ी गई तो यह व्यक्ति मुझे अपने ट्रक से बाहर निकाल देगा। इसलिए मैं वहीं पर सहमी दुबकी बैठी रही। इतनी देर में उस व्यक्ति को किसी का फोन आया तो उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि मेरा ख्याल सही है। वह उसी बड़े शहर जा रहा है जहां पर मुझे जाना था। अब मैं दुबक कर वहीं पर बैठी रही और उस व्यक्ति ने ट्रक स्टार्ट करके बाहर निकाल लिया। रास्ते में एक ढाबे पर रुककर उसने खाना भी पैक करवाया। इस दौरान वह व्यक्ति आम ट्रक ड्राइवरों की तरह नीचे उतरकर सिगरेट चाय आदि के लिए भी नहीं गया, बल्कि खाना आ गया तो उसने ट्रक में बैठे बैठे ही खाना खाया और बचा हुआ खाना उसने केबिन में रख दिया। अभी तक उसको पिछला दरवाजा चेक करने का ख्याल नहीं आया था, न ही दरवाजे की झिड़ी पर उसकी नजर पड़ी थी। इसलिए मैं सुकून से वहीं पर दुबकी बैठी थी। खाना देखकर मेरी भी भूख चमक उठी, क्योंकि मैंने भी बहुत देर से कुछ खाया नहीं था और निरंतर भाग दौड़ में व्यस्त रही थी। लेकिन मैं वह बचा हुआ खाना उठा नहीं सकती थी, क्योंकि इससे तो उस व्यक्ति को पूरा शक हो जाता। मैं ईश्वर को याद करते हुए वहीं पर बैठी रही। अब ट्रक शहर से निकलकर हाईवे पर दौड़ रहा था। मैं दरवाजे में मौजूद दरार से झांकते हुए देख रही थी कि अब उस बड़े शहर के आसार शुरू हो रहे हैं। तभी शहर के करीब आने की वजह से ट्रैफिक एकदम से ज्यादा बढ़ गई और उसने किसी जगह पर ट्रक को रोकने के लिए जोर से ब्रेक लगाई तो मैं जो दरार से आंखें लगाए बाहर के नजारे देखने में व्यस्त थी। मुझे जोर से झटका लगा और मेरे गले से चीख निकल गई। मेरे जूते से दरवाजा खुला और मैं लुढ़कती हुई केबिन में आ गई। मेरी चीख सुनकर वह व्यक्ति भी परेशान और हैरान हो गया और एकदम से ट्रक को किनारे करते हुए उठकर पिछले केबिन में आया और लाइट जलाई। मुझे देखकर वह हैरान और फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रहा था कि मैं आखिर उसके ट्रक में कब और कहां से आ घुसी। वह मुझसे पूछने लगा कि तुम कौन हो और ट्रक में कैसे आई। मैं उसके पैरों में पड़ गई और कहने लगी कि ईश्वर का वास्ता है, मुझे यहां से निकलने का मत कहना। ये कहकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी सुना दी और पुष्टि के लिए अपना पहचान पत्र भी निकालकर उसे पकड़ा दिया। मेरा पहचान पत्र देखते ही वह मारे हैरानी के पत्थर की मूर्ति बन गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और एकदम ही वह बेइख्तियार होकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मैं एकदम से हैरान और परेशान हो गई थी कि आखिर मेरे पहचान पत्र में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से वो ऐसे रो रहा है। तभी उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा और कहने लगा कि सुनीता दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। तभी उसने अपना पहचान पत्र निकालकर मेरे सामने रख दिया और मेरा पहचान पत्र देखकर जो उसका हाल हुआ था वही एकदम से मेरा हुआ। मैं फटी फटी आंखों से उसके पहचान पत्र पर उसकी तस्वीर और उसका नाम देख रही थी और फिर सिर उठाकर उसे देखा तो मैं एकदम से उसे पहचान गई। यह तो मेरा छोटा भाई आकाश था, जिसे मेरे पिता ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। मैं इस अचानक टकराव पर शौक की स्थिति में थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जो उसके कदमों में गिरी हुई थी, उसने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और मेरा सिर अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा कि बेशक ईश्वर बड़ा दयालु है। फिर उसने मुझे अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। मेरा वह जालिम पिता कब का मर चुका था और उसकी जिंदगी खत्म होने के बाद मेरे भाई ने ट्रक ड्राइविंग का काम शुरू कर दिया था। यह ट्रक भी उसका निजी था और इसके लिए उसने कोई ड्राइवर नहीं रखा था, क्योंकि उसे बचपन से ही मेहनत का शौक था। उसने अपने पिता से मिलने वाली संपत्ति का कुछ हिस्सा बेचकर यह ट्रक लिया था और उसे चला रहा था। अब वह उसी बड़े शहर में ही रहता था जहां हम दाखिल हो रहे थे और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई थी। मैं इस चमत्कार पर हैरान थी कि वह कैसे लोगों को लोगों से मिलाता है। इसके बाद की कहानी बहुत संक्षिप्त है। मेरा भाई मुझे अपने साथ ले गया और बाकी संपत्ति में से मेरा हिस्सा उसने मेरे नाम करवा दिया और कहने लगा कि यह तुम्हारा हक है
जो तुम्हें धर्म और समाज देते हैं। मेरे पिता ने मेरे भाई को बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया था, जिसकी वजह से वह इस काम पर मजबूर हुआ था। भाई ने खुशी खुशी मुझे नौकरी की अनुमति भी दे दी और आज मैं एक सरकारी संस्थान में बहुत अच्छी स्थिति पर नियुक्त हूँ। भाई ने मेरी शादी भी करवा दी है और अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। कुछ समय बाद भाई की शादी है और मैं सोच रही हूँ कि अपने पति से कहूँ कि मुझे अभी भी भाई के साथ ही रहना है। मेरा भाई बहुत अच्छा है और इसी तरह मेरा पति भी बहुत अच्छा है। आज तक मेरा भाई मेरे साथ ही रहता आया है क्योंकि मुझे इस संबंध में दोनों तरफ से भरपूर सहयोग मिला है। यह थी मेरे जीवन की कहानी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। इस दुनिया में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जीवन सिवाय ठोकरों के कुछ नहीं देता, लेकिन फिर ईश्वर की कृपा उन पर बरसती है और वे एक न एक दिन अपने उद्देश्यों में जरूर सफल हो ही जाते हैं। मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे और मेरा भाई आकाश अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला था। आकाश की शादी के लिए मैंने जिस लड़की का चुनाव किया, उसका नाम अर्चना था। अर्चना एक सुलझी हुई और हमदर्द महिला थी, लेकिन उसके परिवार का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था जिसने हमारी कहानी में एक नया मोड़ पैदा कर दिया। अर्चना के पिता पंडित हरिप्रसाद शहर के एक प्राचीन मंदिर के महंत थे और उसूलों के बड़े पक्के थे। शादी की रस्में जारी थीं कि अचानक एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर वही शख्स आ खड़ा हुआ जिसके साए से मैं बरसों पहले भागी थी। मेरा सौतेला भाई विक्रम। वह बदहवास था, उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर दहशत थी। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आकाश गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन विक्रम ने फौरन आकाश के पैर पकड़ लिए। वह रोते हुए बोला, सुनीता, मुझे माफ कर दो। जुए की इस आग ने मेरा सब कुछ जला डाला। जिन गुंडों के हाथ मैंने तुम्हारा सौदा किया था, उन्होंने मुझे सड़क पर ला खड़ा किया। मैं यहां तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम्हारा सगा छोटा भाई आकाश ही नहीं, तुम्हारा एक और रिश्ता भी जिंदा है जिसका तुम्हें पता नहीं। हम सब हैरान रह गए। विक्रम ने खुलासा किया कि जब मेरी मां को घर से निकाला गया था, उस वक्त मेरे पिता हरीश की एक दूर की बहन, जिन्हें हम बुआ जी कहते थे, उन्होंने गुप्त रूप से मेरी मां की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन दादी के डर से न कर सकी। अब वह बहुत वृद्ध हो चुकी थी और आखिरी सांसें गिन रही थी। वो मरने से पहले मुझसे और आकाश से माफी मांगना चाहती थी। यह सुनकर पंडित हरिप्रसाद, अर्चना के पिता, जो वहां मौजूद थे, आगे बढ़े। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटी सुनीता, गुनहगार को सजा ईश्वर देता है, लेकिन पछतावा इंसान को पवित्र कर देता है। विक्रम को माफ करना तुम्हारी महानता होगी। मैंने और आकाश ने फैसला किया कि हम अपनी बुआ से मिलने जाएंगे। वहां पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि बुआ ने अपने हिस्से की कुछ जमीन और पुराने खानदानी जेवर हमारे नाम सुरक्षित रख छोड़े थे, जो उन्होंने जालिम पिता और दादी से छिपाकर रखे थे। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब विक्रम ने खुद को सुधारने का संकल्प लिया। आकाश ने दरियादिली दिखाई और विक्रम को अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में एक सुपरवाइजर के तौर पर रख लिया, मगर इस शर्त पर कि वह कभी जुए की तरफ नहीं देखेगा। आज अर्चना हमारे घर की रौनक है और विक्रम, जो कभी मेरा दुश्मन था, अब एक पछतावे से भरे भाई की तरह हमारे घर की रक्षा करता है। पंडित हरिप्रसाद की नसीहतों ने हमारे बिखरे हुए परिवार को दोबारा जोड़ दिया। मैंने सीखा कि जिंदगी सिर्फ ठोकरों का नाम नहीं, बल्कि यह उन लोगों को गले लगाने का नाम भी है जो रास्ता भटक गए हों। बीते कल की कड़वाहट और आज का सुकून, अब मैं अपने पति भाई आकाश, भाभी अर्चना और एक बदले हुए विक्रम के साथ एक ही छत के नीचे रहती हूँ। मेरी जिंदगी का वह धोखा अब एक खूबसूरत सच्चाई में बदल चुका है, जहां अब कोई खौफ नहीं, सिर्फ प्यार है। आकाश मुझे अपने साथ इस बड़े शहर के एक शांत इलाके में ले आया। यहां जिंदगी की चहल पहल तो थी, मगर वह कड़वाहट नहीं थी जो मैंने बचपन से सही थी। आकाश के घर के बराबर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें सब कौशल्या माँ कहते थे। वो एक रिटायर्ड अध्यापिका थी और अकेली रहती थी। जब उन्हें मेरी कहानी मालूम हुई, तो वह मेरे लिए एक ऐसी छांव बन गई
जिसकी तपती धूप में मुझे बहुत जरूरत थी। कौशल्या माँ ने ही मुझे सलाह दी कि मैं अपनी शिक्षा को बेकार न जाने दूं और एक बड़े सरकारी विभाग में उच्च पद के लिए परीक्षा दूं। उन्हीं के पास पढ़ते हुए मेरी मुलाकात राजीव से हुई। राजीव कौशल्या माँ का दूर का भांजा था और शहर का एक मशहूर वकील। वह अक्सर अपनी मामी का हालचाल लेने आता था। राजीव के व्यक्तित्व में एक अजीब सा ठहराव था। वह पुरुषों के उस रूप से बिल्कुल अलग था जो मैंने अब तक देखे थे। अभी मेरी जिंदगी में सुकून के दिन शुरू ही हुए थे कि एक दिन अचानक घर के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से मेरा वही सौतेला भाई विक्रम उतरा, लेकिन अब वह पहले वाला जुआरी विक्रम नहीं लग रहा था। उसके साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें बहुत चालाक थीं। उसका नाम सेठ धर्मपाल था। विक्रम ने रोते हुए मेरे और आकाश के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने बताया कि जिस दिन मैं घर से भागी थी, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। लेकिन सेठ धर्मपाल की कहानी कुछ और थी। वह उस गिरोह का सरगना था जिसने मुझे अगवा करने की योजना बनाई थी। वह यहां माफी मांगने नहीं, बल्कि एक नया जाल बिछाने आया था। उसने दावा किया कि हमारे असली पिता हरीश ने मरने से पहले शहर की एक बहुत बड़ी जमीन उसके पास गिरवी रखी थी, और अब अगर हम वह जमीन बचाना चाहते हैं तो हमें एक भारी रकम चुकानी होगी, वरना वह जमीन जब्त कर ली जाएगी। आकाश तो गुस्से में आ गया, लेकिन मैंने राजीव से सलाह ली। राजीव ने जब कागजात की जांच पड़ताल की तो एक बहुत बड़ा राज खुला। मालूम हुआ कि सेठ धर्मपाल दरअसल हमारे पिता का पुराना बिजनेस पार्टनर था, जिसने धोखे से जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और विक्रम को जुए की लत भी उसी ने लगाई थी ताकि वह हमें सड़क पर ले आए। इसी दौरान कौशल्या माँ ने मुझे एक पुराना संदूक दिया जो मेरी माँ ने नानी के घर छोड़ा था। उस संदूक की तहों में एक खत मिला जो मेरी माँ ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था। उस खत में मेरी माँ ने खुलासा किया था कि हमारे पिता के दुर्व्यवहार की वजह से उन्होंने कुछ रकम और जेवर एक भरोसेमंद व्यक्ति के पास अमानत के तौर पर रखवाए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वे मेरे और आकाश के काम आ सके। वह भरोसेमंद व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पंडित दयाल थे, जो उसी मंदिर के पुजारी थे जहां मैं ट्रक में छिपकर पहुंची थी। राजीव ने अदालत में केस लड़ा, पंडित दयाल ने गवाही दी, और सेठ धर्मपाल का सारा झूठ बेनकाब हो गया। विक्रम को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने न केवल हमारी जमीन वापस दिलाई, बल्कि सेठ को जेल भी भेज दिया। कुछ समय बाद आकाश और कौशल्या माँ की मर्जी से मेरी शादी राजीव से हो गई। राजीव ने मुझे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी बोझ के नीचे हूं, बल्कि उसने मेरे सपनों को अपनी आंखें दी। अब मैं एक बड़े सरकारी दफ्तर में ऑफिसर हूं, और मेरा भाई आकाश अब ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, बल्कि उसने राजीव और मेरी मदद से अपनी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल ली है। विक्रम अब भी जेल में है, लेकिन मैं और आकाश महीने में एक बार उससे मिलने जाते हैं, ताकि उसे एहसास हो कि खून का रिश्ता नफरत से बड़ा होता है। कौशल्या माँ अब हमारे साथ ही रहती है। वह मेरी उस माँ की कमी पूरी करती है जिसे मैंने बहुत जल्दी खो दिया था। आज जब मैं अपने घर के आंगन में बैठती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना, मगर बदले में जो दिया वह उससे कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने सीखा कि जब इंसान के पास सच्चाई की ताकत और अपनों का साथ हो, तो वह दुनिया के बड़े से बड़े तूफान का रुख मोड़ सकता है।